आज आप लोग को मैं शुरू करूंगा C4 साइकिल। C4 पाथवे क्या होता है? C4 साइकिल या फिर इसको C4 पाथवे या फिर हैच एंड सेलेक्ट पाथवे भी कहते हैं। आज हम लोग ये पढ़ाएंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि कल हमने क्या पढ़ाया था, C3 साइकिल। और C3 साइकिल की अगर बात थोड़ा सा रिमाइंड करें तो C3 साइकिल में सब मिला के कितने CO2 यूज हुए थे? 6 CO2 यूज हुआ था। साइकिल कितना बार चला? 6 टाइम्स, यानी 6 बार C3 साइकिल चला। 6 बार C3 साइकिल हुआ। एक बार में 1 CO2 यूज हो रहा था, तो सब मिला के 6 साइकिल ऐसा होगा, 6 बार होगा। तो जनाब एक बार में आप देख रहे थे कि 2 ATP खर्च हो रहा था, यहाँ 2 NADP खर्च हो रहा था, और 1 ATP आप यहाँ देखे रीजनरेशन में, यानी सब मिला के एक पाथवे में, एक साइकिल में, C3 के एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH यूज हो रहा था। और ये ATP NADPH हम लोग कहां से लाए? वहां तो आपको मैंने पहले बोल दिया, जो लाइट, इससे पहले लाइट रिएक्शन हुआ था, और लाइट रिएक्शन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, वहां से हमने ATP और NADPH लाया। वही उसी का यहाँ यूज हो रहा है, उसी का यहाँ यूज हो रहा है। तो कितना, अगर 6 बार हुआ तो सब मिला के कितना ATP खर्च हुआ? 3 × 6, यानी सब मिला के कहा जाए तो 18 ATP। 6 3 जा 18 ATP टोटल खर्च हुआ 6 साइकिल मिला करके, और 2 × 6 यानी 12 NADPH समाप्त खर्च हुआ। मित्रों, तो इस तरह से अगर हम इनपुट और आउटपुट कहें, इनपुट एंड आउटपुट अगर मैं बोलूं, इसका C3 साइकिल का इनपुट और आउटपुट कहूं, तो बातें ये होगी कि 6 CO2 लगा, 6 RUBP लगा। जितने बार होगे, जितने बार साइकिल चलाओगे उतने बार RUBP चाहिए। राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। उसके बाद आपने दिया 12 NADPH और 18 ATP। आपको मिला क्या? किया एक ग्लूकोज मिला। आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट क्या हुआ? एक ग्लूकोज मिला, और आपको 12 NADP प्लस मिला, 12 NADP प्लस मिला, और 18 ATP था, तो हमको 18 ADP मिली। तो ये हुआ आउटपुट, ये हुआ इनपुट। इतना लगा, इतना बार आया, इतना। तो ये था C3 साइकिल के बारे में। लेकिन मित्रों ये देखिए, दुनिया में कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, इसको आप चाहो तो थोड़ा लिख सकते हो, इनपुट आउटपुट करके आप लोग कुछ याद ही हो गया। तो सोचो, दुनिया में मैक्सिमम प्लांट ऐसे ही होते हैं C3 साइकिल, जहां पर C3 साइकिल टाइप का ही काम होता है। यानी अगर डार्क रिएक्शन होना होगा, अगर डार्क रिएक्शन होना होगा, डार्क रिएक्शन कहे तो C3 साइकिल, तो मैक्सिमम प्लांट में C3 साइकिल टाइप का ही होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी प्लांट है बेटा, दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट है जिस प्लांट का थोड़ा सा एनाटॉमिक चेंज हो गया। एनाटॉमिक चेंज क्यों हुआ? एनाटॉमिक चेंज कुछ मजबूरियां हुई होगी। जैसे आज बंदर से इंसान क्यों बना, धरती पर इवोल्यूशन क्यों हुआ? इवोल्यूशन चलते रहता है। इवोल्यूशन के दौर में आज हाईली स्किलफुल इंसान बन गए। उसी तरह से पत्तियों के अंदर में पहले क्या था, C3 साइकिल में क्या था कि अगर ये लीफ है, ये मान लो स्टोमाटा है, एपिडर्मिस ये स्टोमाटा छेद, और अंदर की बात करें तो हमने देखा था ऐसे पेरिसेंट पेरेन्काइमा, यानी अगर मैं बोलूं कि मेसोफिल सेल्स,
तो ये सारे मेसोफिल सेल थे और इस मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट था और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये घटना घट रही थी, ये सारी कहानी हो रही थी। और इस मेसोफिल सेल के अंदर में क्या क्या था, सब कुछ था। रूबिस्को भी था अवेलेबल। रूबिस्को क्या नाम था, एंजाइम का नाम था, मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम फॉर द C3 साइकिल रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम भी था यहाँ पर। RUBP भी था। CO2 भी आराम से आ गया, स्टोमाटा से गैस अंदर आया और इसके जो दीवार होते हैं, खास करके मेसोफिल सेल्स के जो वॉल होते हैं, जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री गैसेस एक्सचेंज के लिए ज्यादा परमेबल है, गैसेस एक्सचेंज के लिए ज्यादा एडेप्टेड। कौन, मेसोफिल सेल्स। इसीलिए CO2 O2 जो भी आना होता है वो तुरंत अंदर में मेसोफिल सेल के अंदर में एंट्री मार देता है और इस तरह से वहां पर CO2 अंदर गया और सारा काम तमाम हो गया। लेकिन C4 साइकिल कुछ अजूबा साइकिल है ना। C4 साइकिल यानी C4 प्लांट में होते हैं। C4 साइकिल क्या है, वहां डार्क रिएक्शन होगा। मान लो C4 प्लांट में क्या होगा, वहां डार्क रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन एज यूजुअल जैसे पहले हुआ था। C4 प्लांट धरती पर कुछ जैसे मेज हो गया, सुगर केन हो गया, सोरगम हो गया, ये सब क्या है, यानी मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स ऑन दिस अर्थ आर belonging from the C4 plants। C4 प्लांट्स है। सिप्रेसी फैमिली के भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि C4 प्लांट्स ग्रुप आते हैं, वरना जितने भी प्लांट धरती पर सब C3 प्लांट है। C4 प्लांट का मैंने 3-4 एग्जांपल बता दिया, मेज, सोरगम, सुगर कैन, ये सब में क्या होता है, उपज ज्यादा होता है, उपज काफी होता है। उसका एक वजह और भी है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि C4 प्लांट में क्या होता है, एक चीज जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता। यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता। फोटो रिस्पायरेशन क्या हुआ मैं बताऊंगा। सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं, यानी फोटो रिस्पायरेशन। या एक क्या है, फुल्ली एकदम वेस्टफुल प्रोसेस है, फुल्ली वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रिस्पायरेशन क्वेश्चन आता है कि फोटो रिस्पायरेशन जो प्लांट होते हैं वो कैसा प्रोसेस है। बोलना, अरे सर क्या बोलूं, ये बर्बादी होता है इसमें। आबादी कुछ नहीं, ये बिल्कुल बर्बादी होता है, इसमें बहुत सामान बर्बाद होता है, नथिंग गेन, कुछ नहीं होता है। क्या हुआ, ATP यूज हो जाता है, NADPH यूज हो जाता है, कितना बड़ी मुश्किल से लाइट रिएक्शन ये सब बना के लाए, इसका यूज हो गया, कोई ग्लूकोज भी नहीं बना। इसकी बात कर रहा हूं मैं, फोटो रिस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ। ATP यूज हो गया, NADPH यूज हो गया, कोई ग्लूकोज भी नहीं मिला, नेट रिजल्ट कुछ नहीं, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी, लाभ कुछ नहीं, हानि है। लेकिन मित्रों क्या करोगे, ये प्लांट की अपनी मजबूरियां हैं कि जैसे ही O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ और CO2 का कंसंट्रेशन कम हुआ, तो उस कंडीशन में आप लोग को सिखा के गए थे रूबिस्को एंजाइम का नेचर कैसा है। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो C और O, C मींस क्या होता है, कार्बोक्सिलेज, और O मतलब होता है ऑक्सीजनेज। द्विधारी तलवार है, कभी ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है तो कभी ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, एट ए टाइम कोई एक ही नेचर होगा, या तो कार्बोक्सिलेज होगा या ऑक्सीजनेज होगा। अभी अभी आपने देखा C3 साइकिल में CO2 की मात्रा अधिक थी, मेसोफिल सेल के अंदर CO2 अधिक घुस गया था, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया था, O2 कम था, और नतीजा क्या हुआ, रूबिस्को का नेचर कैसा हो गया, कार्बोक्सिलेज CO2 को जोड़ रहा था, पहली बार RUBP में CO2 जोड़ रहा था, RUBP में CO2 जोड़ रहा था, कार्बोक्सिलेज। लेकिन फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो C3 प्लांट में ही होते हैं, दुनिया में जितने भी C3 प्लांट हैं उसका क्या है, एनाटॉमी सिंपल है, मेसोफिल सेल्स भरे हुए हैं, आराम से CO2 की मात्रा, वहां O2 भी एंट्री मार देता है। O2 अगर O2 की मात्रा अधिक हो गई, CO2 की मात्रा कम हो गई, ध्यान सुनिएगा, O2 की मात्रा अधिक हो गई, CO2 की मात्रा कम हो गई, तो रूबिस्को बोलता है अब मैं क्या हो गया हूं, ऑक्सीजनेट। रूबिस्को बोलता है अब मेरा नेचर हो गया ऑक्सीजनेट, अब मैं ऑक्सीजन जोड़ूंगा, यानी RUBP भी है। RUBP में CO2 को नहीं जोड़ के क्या जोड़ दिया, O2 जोड़ दिया, और ये बेचारा
टूट जाता है और ये टूटने के बाद 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और मित्रों इसीलिए इसको हम 2 कार्बन साइकिल भी कहते हैं, 2 कार्बन पाथवे भी कहते हैं। इसको फोटो रिस्पायरेशन को 2 कार्बन पाथवे, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है जो 2 कार्बन वाला होता है। मित्रों ये पूरी बर्बादी है। लेकिन आपने देखा क्या हुआ, रुबिस्को भी है, रुबिस्को में CO2 नहीं जोड़ करके रुबिस्को में O2 को जोड़ दिया, रुबिस्को में CO2 को नहीं जोड़ करके रुबिस्को में O2 को जोड़ दिया, O2 अधिक है और ऑक्सीजनेज की तरह काम किया, ऑक्सीजनेज की तरह काम किया, ऑक्सीजन जोड़ दिया और बर्बादियां ये हुई कि C2 साइकिल शुरू हो गया। और C2 साइकिल में कुछ बनता होता नहीं है, सिर्फ बर्बादियां हैं। चलिए बेटा, तो आज हमको देखना है कि C4 प्लांट ने कहा, C4 प्लांट ने कहा देख भाई मेरा ऐसा बनावट है ना कि हम फोटो रिस्पायरेशन होने ही नहीं देंगे। C4 प्लांट कहा कि मेरा ऐसा कुछ बनावट है, पत्ती का बनावट ऐसा है, अंदर में कुछ एक्स्ट्रा सेल आ गया, मेरे पास कुछ ऐसे हथियार हैं कि हम फोटो रिस्पायरेशन होने नहीं देंगे, हम बर्बादियां होने नहीं देंगे, हम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे, दुनिया मुझे जानेगी। और आज दुनिया कहते भी है कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो आंसर होता है C। अधिक उपज होता है, जितना अधिक फोटोसिंथेसिस होगा अधिक उपज होगा। गेहूं और मक्का में गौर करो, किसकी अधिक उपज होती है? गेहूं और मक्का में सबसे अधिक उपज किसकी होती है? मक्के की। मक्के में क्या है? C4 प्लांट। आखिर तुमको काफी उपज होता है, अधिक फोटोसिंथेसिस हुआ, बर्बादी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन हुआ C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होते हैं, C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन होते हैं। C4 में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि C4 में हमेशा CO2 का दबदबा रहता है। अगला जवाब, C4 में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि C4 में हमेशा CO2 का दबदबा होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा होता है। कहां पर? तो अब आप इसका स्पेशल एनाटॉमी देखिए। इसमें पत्ती के अंदर मिड्रिप होते हैं। आप जब पत्ती ऐसे खोलते हो, पत्ती का फोटो, ये सब क्या होता है? मिड्रिप है। मिड्रिप मतलब इसको मिड्रिप बोलते हैं, प्रिंसिपल है। और इससे जो निकलता है इसको बोलते हैं लैटरल। ये क्या है? ये पत्ती का तो किनारा है, हम समझ गए। ये पत्ती का क्या है? पेटियोल, ये भी समझ गए। ये पेटियोल भी, इस पेटियोल के अंदर में और ये मिड्रिप के अंदर में क्या है? इसके अंदर में वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम। पानी पत्ती में कैसे जा रहा होगा? इस पानी में पत्ती, इस पत्ती में पानी कैसे जा रहा होगा? तो यहाँ से पहले जड़ से आया वाटर मिनरल्स, फिर उसके बाद यहाँ से जाकर पूरी पत्तियों में फैल रहा है। कैसे? इसका मतलब है इस पेटियोल, इसको पेटियोल कहते हैं। इसका मतलब है इस पेटियोल के अंदर कुछ होगा। यस सर, इस पेटियोल के अंदर में वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। उसी जाइलम से होकर के वाटर सेडिमेंट होता है और पूरे फैलता है। जब हम लोग पत्ती का सेक्शन काटते हैं, ऐसे पत्ती का जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसी में क्या मिलता है? जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन पत्ती में जाइलम एंड फ्लोएम तो हर पत्ती में होंगे, हर लिप्स में जाए, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, हर प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम तो होंगे ही। और उसको छोड़ के कौन सेल्स कौन हो गए? मेसोफिल सेल्स। लेकिन C4 प्लांट में जाइलम फ्लोएम तो होगा ही, मेसोफिल सेल तो होगा ही, साथ ही साथ एक तीसरा टाइप का सेल आ जाता है, वही इसको फोटो रिस्पायरेशन से जान बचाता है और वही फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाता है। और उस सेल का नाम है बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल, BS। और इसको हम लोग क्रेंच सेल भी कहते हैं, क्रेंच सेल भी कहते हैं इसे। और इसी से इस सेल के आधार पर इसका नाम पड़ा क्रेंच एनाटॉमी। यानी C4 प्लांट के लीफ का जो एनाटॉमी होता है वो स्लाइट डिफरेंट होता है। क्या हुआ इसमें बताओ? मान चलो कि ये क्या है, मान लो ये जाइलम एंड फ्लोएम है। अब इस जाइलम एंड फ्लोएम के चारों तरफ एक स्पेशल सेल्स आ जाते हैं और इस सेल्स का नाम है बंडल शीट सेल। और जनाब अब देखिए यहां पर क्या है, ये सब क्या है?
ये सब बेजोफिल सेल्स हैं। आप गौर कीजिए, मेजोफिल सेल्स है और ये क्या है, गार्ड सेल्स है। यहां पर क्या है, गार्ड सेल्स, यहां पर क्या है, गार्ड सेल्स, और ये क्या, स्टोमाटा। ये क्या है, स्टोमाटा, स्टोमाटा यानी छिद्र है। और यहाँ पर क्या आया, गैसेस एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर गैसेस आ गए। मान लो यहाँ CO2 आ गया, मान लो यहाँ CO2 आ गया, तो मेजोफिल सेल में क्या आ जाएगा, CO2। क्योंकि मेजोफिल सेल के सेल वॉल कैसे हैं, गैसेस एक्सचेंज यहाँ आसानी से हो जाता है, गैस को आराम से आने देता है और काफी नजदीक है, स्टोमाटा के काफी नजदीक है। लीफ के सरफेस के मेजोफिल जो काला काला सेल है, लीफ का जो सरफेस है उसके काफी करीब है। यहाँ पर गैसेस चैम्बर होते हैं, गैस के काफी करीब है, आराम से गैस। लेकिन बंडल सीट सेल का सेल वॉल का बनावट कुछ ऐसा है कि जल्दी गैस अंदर जाता भी नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, गौर कीजिए, एक तो गैस एक्सचेंज जल्दी होता नहीं है, दूसरी बात सरफेस से काफी दूर है, सरफेस से काफी दूर है। जो भी गैसेज आए, जो भी गैसेज आए वो सिर्फ कहां तक पहुंच गया, मेजोफिल सेल तक पहुंच गया, बंडल सेल तक आ ही नहीं रहा। अच्छा, और वही कारण भी एक है कि जल्दी O2 भी इसके पास नहीं पहुंच पाता। अब अगली कहानी सुनो। तो चूंकि इस स्पेशल सेल का नाम है बंडल सेल और या क्रेंज सेल, इसलिए इस एनाटॉमी को क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। ये C3 प्लांट में नहीं था, इसको बंडल सेल कहते हैं। अभी और भयानक कहानी बचा हुआ है। C4 प्लांट का ये मेजोफिल सेल और ये बंडल सेल। मेजोफिल सेल में क्या होता है, यहां भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहां भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देखो मैं क्लोरोप्लास्ट 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 क्लोरोप्लास्ट, दोनों जगह क्लोरोप्लास्ट है, दोनों जगह क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन ये भी रो रहा है, ये भी रो रहा है। मेजोफिल सेल भी आंसू बहा रहा है और बंडल सेल भी आंसू बहा रहा है। भाई तुम दोनों क्यों रो रहे हो, तुम दोनों रो रहे हो। बंडल सेल ने कहा मैं रोने का पर्पस यही है कि मेरे क्लोरोप्लास्ट में क्या है, मेरा क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को दिया ईश्वर ने, मेरे को रूबिस्को दिया, मेरे को RUBP भी है, दोनों चीज है। लेकिन क्या करूं, मेरे तक हम तक CO2 पहुंच नहीं पा रहा। मेजोफिल सेल क्यों रो रहा है, बोला मैं क्या कहूं, मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर रूबिस्को एंजाइम है ही नहीं, मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर रूबिस्को एंजाइम है ही नहीं। अगर CO2 मेरे पास आ भी गया तो मैं C3 साइकिल कैसे करूं, मैं C3 साइकिल कैसे करूंगा, CO2 को कैसे फिक्स करूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव द रूबिस्को एंजाइम। एकदम सर पे हाथ रख दिया। और मित्रों, मेजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होते हैं, मेजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। और बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट लार्ज होते हैं। लेकिन दोनों में यहाँ स्मॉल है बट ग्रेना नहीं है, और यहाँ ग्रेना है, यहाँ ग्रेना नहीं है, यहाँ ग्रेना है। इसका मतलब फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों है, इसके पास फोटोसिस्टम 2 नहीं है। ये सब याद रखना पड़ेगा। इसके पास क्या नहीं है, रूबिस्को नहीं है, इसके पास रूबिस्को है। यहाँ पर एक क्या है, PEP केज है, यहाँ पर PEP केज है, एक्स्ट्रा एंजाइम, यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम। ये तो याद हुआ नहीं होगा तुमको, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। मेजोफिल सेल और बंडल सेल में क्या अंतर है, डिफरेंशियल बिटवीन मेजोफिल सेल्स एंड बंडल सेल। इधर लिखिए मेजोफिल सेल्स, इधर लिखिए बंडल सेल। फटाफट बोलिए, दोनों जगह क्लोरोप्लास्ट हैं,
कोई बात नहीं। इसके क्लोरोप्लास्ट स्मॉल है, इसके क्लोरोप्लास्ट लार्ज हैं। यहाँ पर ग्रेना, यहाँ पर बंडल शीथ सेल के पास क्लोरोप्लास्ट काफी बड़ा बड़ा है। बंडल शीथ सेल कल का रिकॉर्डिंग में दिख रहा हूँ, ये सब दिखता है और ऊपर ये सब भी बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, बंडल शीथ सेल थोड़ा सा लगता है कुछ पिछले बार कुछ गलती बोल दिए होंगे। बंडल शीथ सेल लार्ज है, लेकिन ग्रेना क्या है, यहाँ ग्रेना एब्सेंट है। यहाँ ग्रेना क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, फोटोसिस्टम ग्रेना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है ओनली, और यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों है। यहाँ पर क्या है, रूबिस्को एब्सेंट, यहाँ पर रूबिस्को प्रेजेंट। भयानक पॉइंट यही है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट या रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट। यहाँ पर इसके बदला में क्या है, पीईपी कार्बोक्सिलेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीईपी8। आप देखिए तो भाई साहब कितनी बड़ी बात हो गई, गौर कीजिए। ये क्यों रो रहा था, बोला कि मेरे पास तो CO2 आ गया, लेकिन मैं CO2 को कैसे फिक्स करूं, ग्लूकोज कैसे बनाऊं, मुझ में तो C3 साइकिल होगा ही नहीं, क्योंकि मुझ में तो रूबिस्को है ही नहीं, मुझ में तो रूबिस्को है ही नहीं। और ये क्यों रो रहा है, बोलता मुझ में रूबिस्को है, मुझ में RUBP है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास CO2 आ ही नहीं सकता, मैं CO2 कैसे लूं, मेरे वाल भी इस कदर बने हैं कि गैस जल्दी आ नहीं पाता है। दूसरी बात, मैं सरफेस से काफी दूर हूं, मैं करूं तो करूं। दोनों का अपना रो रहा है। तब अंतिम में दोनों हाथ मिलाया, मेसोफिल सेल से हाथ मिलाया बंडल शीथ सेल, बोला यार C3 साइकिल को तो करना ही है, डार्क रिएक्शन तो हम लोग किसी कीमत पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाथवे पड़ जाता है, कुछ मशक्कत करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। देखो यहाँ CO2 कैसे आएगा, देखो तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ फोटो मेसोफिल सेल्स, गौर करना, दिस इज द मेसोफिल सेल्स एंड दिस इज द बंडल शीथ सेल, दिस इज द बंडल शीथ सेल एंड दिस इज द मेसोफिल सेल। यहाँ क्या हुआ, स्टोमाटा था, नजदीक में था, ये लीफ का पार्ट है, यहां से क्या आया, CO2 आया। मेसोफिल सेल में CO2 आने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, CO2 एक्सेप्ट करने के लिए कौन बैठा है, PEP, जो इसको है नहीं। फट से क्या किया, CO2 आएगा, दोनों हाथ मिलाएगा और बन जाएगा OA, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OA ऑक्जेलो एसिटेट। और ये एक कार्बन, ये और आप लोग को पता है ये 3 कार्बन का है। अगर आप लोग को ग्लाइकोलिसिस याद है बढ़िया से तो याद करो, ग्लाइकोलिसिस में लास्ट पाथवे क्या था, PEP से पाइरुवेट बनता था, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता था लास्ट पाथवे, और सभी में 3-3 कार्बन थे। ये 3 कार्बन वाले हैं, ये 1 कार्बन वाले, 3 1 4, और ये 4 कार्बन बन गया, 4 कार्बन वाला बन गया। यानी सबसे पहला प्रोडक्ट C4 प्लांट में ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन सबसे पहले 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना ऑक्जेलो एसिटेट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड C4 साइकिल। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा C4 साइकिल। और C3 साइकिल में किसके आधार पर नाम पड़ा, क्योंकि वहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन वाला था, इसलिए उसका नाम पड़ा C3 साइकिल और इसका नाम पड़ा C4 साइकिल। तो जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला। अब ये क्या करता है, ये मैलिक एसिड में बदला। अब तुम लोग याद करो, देखते हैं किसको क्रेब्स साइकिल याद है। मैलिक एसिड से क्या बना था लास्ट में, जैसे सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलिक और ऑक्जेलेट। तो वहां पर मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलेट बन रहा था तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, NAD+ लग रहा था, NADH निकल रहा था,
और मैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्जेलेट बनाया। यहाँ ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूस होगा, NADPH यूज करेगा और NADP प्लस बन गया और बन गया बेचारा मैलिक एसिड। लेकिन अभी भी मैलिक एसिड में क्या है, इसमें भी 4 कार्बन है। मैलिक एसिड पे 4 कार्बन है। मेसोफिल सेल ने कहा यहाँ पर क्या होता है, 2 सेल के बीच में क्या होते हैं, प्लांट के 2 सेल के बीच में क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट के 2 सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है और इस चैनल, ये रास्ता है, गुफा है, इस गुफा के द्वारा मैलिक एसिड कहाँ आ गया देखना। अब बोलता है मेरे दोस्त, ये बोलता है मेरे दोस्त बंडल सीट सेल घबरा मत, मैं तुझे मैलिक एसिड दे रहा हूं। ये बोला यार मैं मैलिक एसिड देने से क्या, बोला घबराना मत, मैलिक एसिड के पास 4 कार्बन है। मैलिक एसिड जैसे तुम्हारे अंदर जाएगा, अपने अपने बॉडी से एक CO2 निकाल देगा, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन नहीं, डी कार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकाल देगा और तू ले लेना और झट से C3 साइकिल कर लेना, झट से C3 साइकिल कर लेना। यानी ऐसा नहीं है कि C4 प्लांट, जो C4 पाथवे तुम पढ़ रहे हो, क्या हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि C4 पाथवे तुम पढ़ रहे हो, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे पढ़ रहे हो, C4 प्लांट पढ़ रहे हो, यहाँ C3 साइकिल नहीं होता हुआ, यहाँ C3 साइकिल भी होता है लेकिन एक एक्स्ट्रा पाथवे C4 पाथवे एक्स्ट्रा आ गया, उसी के नाम पे इसका पूरे का नाम पड़ेगा C4 पाथवे, C4 साइकिल। अल्टीमेटली यहाँ भी C3 साइकिल होगा ही, लेकिन कहाँ होगा, बंडल सीट में। जैसे ही बंडल सीट से मैलिक एसिड आया, मैलिक एसिड क्या निकाल दिया, एक CO2 निकाल दिया और एक CO2 निकालते साथ ही इसमें 4 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया, ये बन गया पाइरुवेट। और पाइरुवेट तुम लोग याद है 3 कार्बन वाला था ग्लाइकोलाइसिस में। ये पाइरुवेट क्या करता है, फिर से बंडल सीट, ये यहाँ पर क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, और इस प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब के द्वारा ये चला गया कहां पर, जहां से आया था चला गया, कहां पर चला गया, मेसोफिल सेल में चला गया। और मेसोफिल सेल में क्या होता है, पाइरुवेट से क्या बनना चाहिए, PEP। तो यहाँ पर PPDK नाम का एक एंजाइम है, PPDK एंजाइम होता है और PPDK एंजाइम ने क्या किया, उसको फिर से क्या बना दिया, PEP, किसको, पाइरुवेट। क्यों, जिस तरह आपने बोला अगर कि C3 साइकिल में अगर RUBP लगातार नहीं बनता रहे, कहीं से RUBP नहीं आता रहेगा तो C3 साइकिल रुक जाएगा। तो आपने क्या किया, मजबूरी में आप एक तरफ फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से ग्लूकोज भी बना रहे थे और कुछ फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड को जोड़ जोड़ करके आप रीजनरेशन भी कर रहे थे, यानी RUBP बना रहे थे ताकि C3 साइकिल नहीं रुके, क्योंकि वही तो काम शुरू कर रहा था RUBP। तो यहाँ पर सारा CO2 का एक्सेप्टर कौन है, CO2 का एक्सेप्टर कौन है, PEP। तो PEP हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। PEP कैसे अवेलेबल होगा, तो आपने देखा काम भी, ये यहाँ पर मेसोफिल सेल में, सॉरी बंडल सीट सेल में CO2 आ गया, अब बंडल सीट सेल नाचने लगा, झूमने लगा, माय गॉड साला मैं तो सांप बन गया, साला मैं तो सांप बन गया, खुश हो गया, क्या CO2 आ गया ना। अब इसके पास क्या है, इसके पास क्या नहीं है, RUBP है ही, रूबिस्को है ही, CO2 आ ही गया, NADPH और ATP कोई कमी ही नहीं है। और दनादन क्या किया, इस CO2 से क्या हो गया, बगल में केल्विन साइकिल कर लिया और बन गया। जो तुम केल्विन साइकिल याद किए वो बंडल सीट सेल में हो गया और ये पाइरुवेट निकल के यहाँ चला गया, पाइरुवेट से बन गया PP। कैसे, तो ये यहाँ पर क्या लगता है, एक ATP लगता है और ये बन जाता है AMP और इसका फॉस्फेट यहाँ चला गया, इसमें फॉस्फेट जोड़ दिया, AMP प्लस PI और एक P इसमें चला गया। इसका फुल फॉर्म क्या नाम है, पाइरुवेट। PPDK का फुल फॉर्म क्या नाम है, पाइरुवेट फॉस्फेट, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। हमारे पास मात्र 1 मिनट बचा और ये अब लगभग समाप्त होने वाला, हो गया समाप्त। अब देखिए फटाफट देखिए, आपने सारा जुगाड़ देख लिया। और मित्रों इस तरीके से पूरे C4 प्लांट में कभी O2 का कंसंट्रेशन बढ़ने देता ही नहीं है। तुम ही बोलो
अगर फोटो रिस्पायरेशन कहाँ होगा? फोटो रिस्पायरेशन जो बर्बादी वाला प्रोसेस था, जो C3 साइकिल में हुआ करता था, कहाँ होता है? जहां रुबिस्को है वहीं पर फोटो रिस्पायरेशन होगा, जहां रुबिस्को है वहीं फोटो रिस्पायरेशन होगा बर्बादी वाला। लेकिन तुम ही बोलो